वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस क्लास में हम साइंस शुरू कर रहे हैं। ये हमारा साइंस का सीरीज शुरू हो रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में हम अध्याय 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सब्सक्राइब बटन है। तो सब्सक्राइब में आपको क्या करना होगा, बस इस लाल बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस हो जाएगा। इस तरह करना है और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं क्लास की ओर। हम एनसीईआरटी बुक का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब हम कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है और इसलिए हमें लाइन टू लाइन पढ़ना है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो लाइन टू लाइन समझाए। तो मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा। आपको कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भी फिर से एक क्लास लेके आपको समझा दूंगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास में क्या करा है कि हमारे चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। बिल्कुल, आप किधर भी, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, आप चारों साइड नजर दौड़ाइए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे जिसका आकार होगा, आकृति होगी और बनावट अलग अलग होती है। जैसे आपके सामने, आप चेयर में बैठे होंगे, आपके सामने बुक होगी, कॉपी होगी, आपका मोबाइल होगा, उसका एक कोई आकार है ना, आकार फिक्स है। उसका जो साइज है, साइज फिक्स है। आकृति, उसकी बनावट, वो सारी चीजें अलग अलग है ना। बुक की अलग बनावट है, मोबाइल की अलग बनावट है, ग्लास की अलग बनावट है। तो हर वस्तु की आकार, आकृति और बनावट, तीनों चीजें अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। अर्थात कोई भी वस्तु, आपके नजरों के सामने जो भी वस्तु दिख रही है, बुक, पेन, कॉपी, मोबाइल, वो वस्तु अलग अलग वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से, जिस चीज से मिलकर बना है वो उसे पदार्थ कहते हैं। यदि कॉपी बना है तो लकड़ी से बना है, उसका पदार्थ अलग होगा। मोबाइल बना है तो उसमें ग्लास है, कुछ प्लास्टिक यूज हुए हैं, तो वो सारे प्लास्टिक के चीज हो गई। आप कुर्सी में बैठे होंगे तो भी प्लास्टिक का हो गया कि फिर लकड़ी का होगा। तो ये सारी चीजें जिस भी चीज से बनी होती हैं वो उस चीज का पदार्थ कहलाता है। जिस आगे करते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी, ये सभी पदार्थ हैं। सारी चीजें जो भी आपकी नजरों में है, जो आपको दिख रहा है, हवा नहीं दिख रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ कण होते हैं, बहुत छोटे बारीक कण होते हैं। ठीक, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या वॉल्यूम घेरती हैं, आयतन घेरती हैं। अर्थात हर वस्तु का एक द्रव्यमान होगा। जैसे आप मोबाइल लेंगे तो उसका द्रव्यमान अलग होगा। द्रव्यमान अर्थात उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। और वॉल्यूम क्या कहता है, आयतन क्या कहलाता है, कितना वो अपना स्थान घेर रहा है। मोबाइल एक छोटा सा स्थान घेरेगा, आपका जो किताबें बड़ी हैं वो ज्यादा स्थान घेरेगी, जो आपका बेड है उससे भी बड़ा है वो और ज्यादा स्थान घेरेगी, और उसका वॉल्यूम, उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा क्योंकि वजन है उसके अंदर। पदार्थ जो हम जिस पदार्थ से बना है, लकड़ी से बना है आपका बेड, उसमें पदार्थ ज्यादा यूज होते, जिसमें ज्यादा पदार्थ होते हैं उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक, बाकी एक का द्रव्यमान ज्यादा हो सकता है और एक का द्रव्यमान कम हो सकता है और स्थान बराबर घेर सकते हैं। जैसे आप एक बॉल ले लीजिए, एक बॉल है, दूसरा बॉल है, ये आप समझ लीजिए प्लास्टिक का बॉल है और ये आपका लोहे का बॉल है, आयरन का बॉल है। तो ये वजन में इसका द्रव्यमान तो कम होगा ना, इसका भार आप उठाएंगे तो इसे आसानी से उठा लेंगे, लेकिन जो
लोहे का बॉल है, उसे आप उठाएंगे तो उससे वजन लगेगा, लेकिन ये दोनों स्थान तो बराबर घेर रही है ना, तो इनका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वॉल्यूम, वो तो बराबर है, लेकिन उनका द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है वो मास, मास अलग अलग है। ठीक, मास बराबर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, प्राचीन काल में ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व हैं। कौन कौन से पंच तत्व हैं? आप मूवी में, फिल्मों में भी देखे होंगे, पंच तत्व बोलते हैं ना, कि आप पंच तत्व से ही बने हो और पंच तत्व में ही विलीन हो जाओगे। तो वो पंच तत्व कौन कौन से हैं, ये दिमाग में रखिए। कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं चीजों से कोई भी वस्तु, चाहे हम हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, कॉपी, किताब, बेड, आपके नजरों के सामने जो भी हो, पंखा, दीवार, ईंट, हर चीज इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होगा। इनके अलावा कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु इसके अलावा किसी भी चीज से नहीं बना होगा। ठीक, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। वही चीज बोला मैं। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म या एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अर्थात जब इसका वर्गीकृत किया गया, वायु, हवा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को, से ये सारी वस्तुएं बनी हैं। अब ये जो वस्तुएं हैं वो 2 भागों में बांटा गया। पहला भौतिक गुणधर्म अर्थात फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकली कैसे वो दिखता है, क्या होता है, और रासायनिकली मतलब केमिकली का मतलब क्या है, रासायनिक का मतलब क्या है, कि उसके अंदर क्या है, वो किस चीज से बना है। भौतिकी मतलब उसकी बनावट क्या है, बाहरी रूप से कैसे दिख रहा है, वो उसकी सजावट कैसी है, वो दिखने में कैसा है। लेकिन रासायनिकली मतलब उसके अंदर क्या क्या है। जैसे आपको आपके सामने बुक है, बुक को फिजिकली मतलब बाहरी रूप से, भौतिकी रूप से कैसे दिख रहा है, इसमें कागज है, वो तो कागज नजर आ रहा है ना, उसके कलर नजर आ रहे हैं। लेकिन रासायनिक क्या है कि जो कलर यूज हुआ है उसको पेंटिंग करने में, उसमें क्या है, और जो बुक बनाने में लकड़ी यूज हुई है उसके अंदर, और केमिकली हुई है। लकड़ी को डायरेक्ट तो नहीं बनाया जा सकता, उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया होगा, उसमें कुछ केमिकल मिलाए होंगे। तो वो रासायनिकी रूप से कैसे बदला, उसके बारे में कहा है कि 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक प्रकृति। ठीक, इसके आगे इस अध्याय में हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अर्थात जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, फिजिकली जो वस्तुओं का आकार, फिजिकली जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में समझेंगे, केमिकली के बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक, तो हमारा इस चैप्टर में भौतिक गुणों के बारे में समझा जाएगा। तो टॉपिक आ गया 1.1, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मतलब पदार्थ किस तरह से फिजिकली दिखता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अभी हमने बताया कोई भी आपका पदार्थ है वो कुछ न कुछ कणों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होती हैं, परंतु अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए इस एक क्रियाकलाप के द्वारा, इस स्वरूप द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हुए हैं। अर्थात पदार्थ किस चीज से बने हुए हैं, ये चीज को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ये क्रियाकलाप हम अभी पढ़ के बता रहे हैं। यदि आपका कमेंट आएगा, कमेंट में आप लिखेंगे और बोलेंगे कि ये क्रियाकलाप करके दिखाइए, तो मैं आपको ये क्रियाकलाप
बकायदे करके वीडियो बना के आपको भेजूंगा, तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि बीकर, ये बीकर लिखा है तो बीकर कैसे दिखते हैं। तो 100 ml का बीकर लेंगे, इस बीकर में जल को आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देंगे। तो ये चीज़ हम करके दिखाएंगे आपको वीडियो में। तो आपको यदि चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्रियाकलाप के भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको बनाऊंगा। यदि कमेंट नहीं आया तो मतलब आपको नहीं चाहिए, आप समझ गए हैं, तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। जो क्रियाकलाप का आपको बोलेंगे कि इस क्रियाकलाप को बना दीजिए, मैं उस चीज़ का बना दूंगा। ठीक, तो चलिए पढ़ लेते हैं। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलें। नमक है आपके पास और शर्करा है, उन दोनों को, नमक या शर्करा है आपको, तो नॉर्मली हमारे पास नमक होता है, तो नमक को हम पानी में घोल देंगे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए, कि देखिए उसमें जल में कोई बदलाव आया है। तो जब आपने उसे पूरी तरह से घोल दिया तो आपके अनुसार नमक या शर्करा जो भी आपने घोला का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए। जब आप ये शक्कर ही घोलेंगे तो वो कहाँ गायब हो जाता है, वो तो उसमें दिखता नहीं है ना। तो क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, तो क्रियाकलाप के रूप दिखेगा कि उसमें बदलाव आया या नहीं आया। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरी पानी में घुल गई है, जैसे कि चित्र 1.1 में दिया गया है। अर्थात जब वो वस्तु, क्या वस्तु, जो हमारा नमक था वो पानी में पूरी तरह से घुल गया। तो क्यों घुल गया, क्योंकि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बन गया, तभी ना छोटे छोटे कणों में फिर से टूट गया, फिर से बदल गया, और इतना छोटे छोटे कणों में बदल गया कि वो पानी के साथ मिक्स हो गया, पानी के साथ मिल गया। वो पता ही नहीं चल रहा है कि वो पानी, नमक गया कहाँ, पानी के अंदर नमक गया कहाँ। ठीक, तो हमें ये मानना होगा, स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से ही मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से। अब नेक्स्ट पेज, ये चित्र 1.1 क्या कर रहा है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जैसे ये अलग से अपना पानी था, उसमें हम नमक मिलाए तो नमक पहले तो नीचे बैठ जाएगा, फिर जब हम घोल देंगे उसे तो वो पूरी तरह से फैल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का यदि टेस्ट करेंगे तो अलग स्वाद आएगा, यहाँ का टेस्ट करेंगे तो अलग स्वाद आएगा, यहाँ का टेस्ट करेंगे, कहीं का भी आप उठाइए स्वाद बराबर होगा। अर्थात नमक पूरे पानी में बराबर घुल चुका है, पूरे पानी में फैल चुका है। इसका मतलब यही होता है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जो कि जल के बीच, जो कण है उनके बीच में फंस चुका है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 1.1.2, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अब हम देखना है कि ये पदार्थ के कण छोटे कितने होते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं। तो इसे हम क्रियाकलाप के थ्रू समझते हैं। क्रियाकलाप में क्या लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट होता नहीं है, पर आप सभी बच्चों ने नील जो आप व्हाइट कपड़े में चढ़ाते हैं धुलने के बाद, नील, तो उसके थ्रू समझते हैं। जो बच्चे नहीं जानते वो नील का पैकेट ले आए किराने स्टोर से और उसको पानी में घोलें। पहले आप 1 गिलास पानी में उसे घोल दीजिए, उसके बाद उसमें से थोड़ा पानी लेकर के दूसरे बीकर में उतना ही पानी लीजिए और उसमें इस बीकर का थोड़ा पानी इसमें मिला दीजिए, फिर उसी पे का साफ पानी लीजिए, इसका इसमें मिला दीजिए। देखिएगा कि पहले आपका जो पानी था वो बहुत गाढ़ा था, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलाते, इसका पानी इसमें मिलाते हुए मिलाते जाएंगे, तो कुछ समय बाद जब 5 से 8 बार करेंगे उसे, तो वो पानी का रंग कम हो जाएगा। इससे पता क्या चलता है कि अनुमान लगाएं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। इससे सोच सकते हैं, प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आती है। अर्थात हर बार थोड़ा थोड़ा मिलाने के बाद भी वो पानी का रंग नहीं, वो नीला से नीला ही रहेगा, वो बदलता नहीं है, वो भले हल्का होता जाएगा। तो आप सोचिए कितना छोटा कण होता है जो पूरे पानी में फैल जाता है।
पहले इतने पानी में फैला था, अब इतने पानी में फैल गया, थोड़ा सा भी। तो आप समझ सकते हैं, आप एक बाल्टी पानी में एक बूंद नील डालते हैं, एक बूंद, एक ड्रॉप, वो पूरी बाल्टी के पानी में, पूरे टब के पानी में कहीं भी आप मिलाएंगे वो पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक, तो यही बोल रहा है कि बहुत ही बहुत छोटा होता है। तो आगे क्या कह रहा है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। अर्थात 1000 लीटर का भी यदि टब लेंगे, यदि आपके पास सिंटेक्स भी है, सिंटेक्स है, उसमें आप जा करके नील का थोड़ा आधा 10 बूंद भी डाल देंगे, पानी का कलर चेंज हो जाएगा। अर्थात समझ सकते हैं कि नील कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। ये सारे छोटे कण बार बार बदलते रहते हैं। यदि 2 ड्रॉप डालेंगे एक बाल्टी पानी में तो उसका कलर देखिए, और एक पूरे सिंटेक्स में डालेंगे तो उसका कलर देखिएगा, तो ये दोनों में बदलाव जरूर नजर आता है। एक स्थिति में ये कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। अर्थात जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट या कि जो हम नील लिए थे, हमने तो नील से समझा है ना, तो नील लिए थे, उसको कुछ समय बाद यदि आप सिंटेक्स में 2 बूंद डाल दिए, उसके बाद सिंटेक्स के एक जग पानी को कहीं पे भी आप दूसरे सिंटेक्स में डाल देंगे तो उसमें बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके भी छोटे आकार होने की एक मात्रा होगी ना, एक समय होगा ना, उससे छोटा तो नहीं हो सकता। वो छोटा होते होते इतना छोटा हो जाएगा, उसके बाद वो छोटा नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि उसका आकार फिक्स होता है, मतलब छोटे होने के बाद भी उसका हम आकार ज्ञात कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल, आप डिटॉल से भी समझ सकते हैं। देखिए डिटॉल से भी समझ, जब डिटॉल आप नहाते हैं तो थोड़ा सा भी पानी डाल, थोड़ा सा एक बाकेट में थोड़ा डिटॉल डालते हैं तो वो डिटॉल पूरे बाकेट में फैल जाता है, उसका कलर, पानी का कलर ऐसा सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट हो जाता है, तो वो पूरी पानी में फैल जाता है। भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप डेटॉल से भी कर सकते हैं, जो मैंने नील बोला उससे भी कर सकते हैं। आपको इसका क्रियाकलाप भी चाहिए होगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दे दूंगा। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण में क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो ये कैसे पता करेंगे कि हमारे पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कैसे? क्रियाकलाप 1.1 और क्रियाकलाप 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। अर्थात कहना क्या चाहता है कि जैसे हमने एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाला तो नमक पूरे पानी में फैल गया। तो कब फैला? जब उसमें जगह थी तभी तो उस जगह को, उस छोटी छोटी जगह पे अपने कण डाल दिया। आप कहीं पे जा रहे हैं किसी भीड़ भाड़ जगह में, तो वहां जगह होगी तभी तो आप एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। तो पानी के कणों के बीच में जगह थी, तभी जो नमक का कण था उन जगहों पर जाके मिल गया। अर्थात और जगह हर जगह थी पूरे पानी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे था तो यहाँ पे मिल गया, इधर नहीं मिला। ठीक, तो इससे पता चलता है कि हर कण के बीच में कुछ न कुछ जगह होती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब पहला तो हमने देख लिया कि बीच में जगह होती है, अब देखना है कि जो कण होते हैं, हर वस्तु एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो बोल रहा है कि हर कण हमेशा गतिशील होते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक, इस चीज को क्रियाकलाप के थ्रू समझते हैं।
जैसे आप कक्षा में हैं या कि घर पे हैं, कहीं भी हैं, तो आप एक कोने पे अगरबत्ती को, बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए। बुझी हुई अगरबत्ती मतलब जैसे आप, ये अगरबत्ती है तो बुझी हुई मतलब इसको पूरी तरह बुझा नहीं देना है, जो आग लगी हुई उसे बुझा देना है, अर्थात उसे जलने देना है, वो जो धुआं निकलता है उसे निकलने देना है। तो इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने नज़दीक, कितने समीप जाना पड़ता है? नहीं, आप एक कोने में रख दीजिए, आप दूसरे कोने में भी है ना, तो आपको सुगंध आ जाएगा। जैसे आप स्प्रे मारते हैं सुगंधित होने के लिए, तो कहीं और किसी ने स्प्रे मारा लेकिन आप तक वो पहुंच जाता है। जैसे खाने का स्वाद, किचन में बन रहा है, आप बेडरूम में बैठे हैं, फिर भी आपको पता चल जाएगा यार कुछ बन रहा है, और आपको पता चल जाएगा क्या बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो खाने के पार्टिकल हैं, जो हमारा स्प्रे का पार्टिकल है, जो हमारा अगरबत्ती के धुएं का जो पार्टिकल है, वो मूवमेंट कर रहा है, तभी ना आपके पास तक आया और आपको एहसास हुआ कि कुछ सुगंध आ रही है। तो अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से भी आपको सुगंध मिलती है? तो बिल्कुल मिलती है, आपको पता चल जाएगा। और दूसरा क्रियाकलाप के थ्रू कैसे समझेंगे कि जल में भरे एक दो गिलास को बीकर ने, पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीले स्याही डाल दें और दूसरे से शहद डाल दें। आपको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। आपके प्रेक्षक को नोट करें, अर्थात यदि आप एक ग्लास लेंगे, उसमें नील डाल दीजिए या कि कोई लाल स्याही डाल दीजिए, इसे अलग रखिए और एक बीकर में शहद डाल दीजिए, अर्थात कोई गाढ़ा पदार्थ डाल दीजिए। तो क्या होगा कि ये कम गाढ़ा है, ये ज़्यादा गाढ़ा है, तो ये जो है ना पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा और अपने आप घुल जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन ये जो है ये पूरा बस नीचे बैठ जाएगा, ये कम बैठेगा। तो इसका मतलब क्या है? बस इसका मतलब कहने का ये है कि जो कुछ पदार्थ होते हैं, जो कुछ कण होते हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, या कुछ होते हैं जो धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। लेकिन मोशन, जो गति होती है, सब कणों की होती ही है, वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ठीक, ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं आगे। ये हमारा क्रियाकलाप 1.5 भी उसी तरह है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। सभी क्रियाकलाप यदि बताते जाएंगे, क्योंकि सेम ही क्रियाकलाप, थोड़ा बहुत अंतर है, तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आप खुद से भी समझिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे कि क्रियाकलाप इन तीनों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात जिनमें गतिज ऊर्जा होती है, मतलब पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अर्थात जब हम किसी भी पदार्थ का, यदि पानी उबाल रहे हैं, पानी अभी शांत है, अभी पता चल रहा है हल्का हल्का घूमेगा हल्का, लेकिन जैसे यहाँ पे आप आग लगा देंगे, गर्म करेंगे, तो ये एकदम जल्दी तेज तेज खौलने लगेगा, अर्थात उसका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। ठीक, तो उसका मोशन तेज हो जाएगा, उसकी गति तेज हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि हीट करने से जो हमारे कण होते हैं, उनका जो मोशन होता है वो तेज हो जाता है, अर्थात कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो गति करना है, जिस ऊर्जा के कारण हमारा कोई भी कण, कोई भी वस्तु गति करता है, उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये चीज समझ में आया होगा। अब आगे क्या कर रहा है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आसपास ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात जैसे पानी में आपने नील डाला तो पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर मिल गया, नमक डाला तो ये पूरी तरह से मिल गया। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो पदार्थ, विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कण के पदार्थ जो है, कण है, वो उनका जो मोशन है वो फास्ट हो जाता है, वो गति उनकी तेज हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमको ये जानना है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये कैसे जानेंगे? ये क्रियाकलाप आप खुद पढ़िएगा,
तो आप तो घर पे हैं, तो आपको तो ये जो दोस्त ज़्यादा मिलेंगे नहीं, तो आप इस चीज़ को पढ़कर महसूस कीजिएगा कि कैसे हो रहा है। तो क्रियाकलाप 1.6 हम आपके लिए देते हैं, आप खुद कीजिएगा। हम क्रियाकलाप 1.7 बताते हैं, ठीक। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ का बैंड लें। कौन कौन क्या लेना है? लोहे की कील, चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। इस पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उन्हें भंगुर करने का प्रयास कीजिए। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़ते हैं? अर्थात आप लोहे की कील लिए, चाक के टुकड़ा लिए, रबड़ बैंड लिए, तो इनको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। तो कील जो है खींचेगा नहीं खींचेगा, चौक है वो खींचेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन रबड़ बैंड खींचेंगे तो पूरा बढ़ता जाएगा, फिर उसे छोड़ेंगे तो अपनी जगह पे फिर से आ जाएगा। चाक को तोड़ देंगे फिर अपना वो वापस आएगा? नहीं आएगा। लोहे की कील यदि आप ठोक करके, उसे पीट करके उसका आकार बदल देंगे तो फिर से वही आकार पे अपने आप नहीं आएगा, ठीक। लेकिन रबड़ अपने आप आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? ये हम प्रक्रिया किए तो हम जो बताए वो हमारा निष्कर्ष निकला, तो उससे हमें पता क्या चलता है वो देखते हैं। तो पेज नंबर 3 हो गया, पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे क्रियाकलाप 1.8 दिया हुआ है। उसमें क्या है कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगलियों से काटने का प्रयास कीजिए। थाली में आप पानी भर दीजिए, उसे उंगली मारिए तो उंगली अपने आप चला जाएगा, बहुत आसानी से चला जाएगा। क्या जल की सतह कटती है? नहीं कटती है, ये अलग ऐसे ऐसे होगी फिर वो मिल जाएगी। आप पानी पे हाथ डालेंगे तो आपका हाथ आसानी से चलेगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ से पानी से हाथ बाहर निकालेंगे तो अपना फिर से एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा पानी। है जल की सतह ना कटने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल हैं वो आराम से हैं, दूर दूर हैं, बहुत नज़दीक नहीं है। इससे पता क्या चलता है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाव में यह पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का समर्थ प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे हमने पिछले क्रियाकलाप में क्या देखा कि रबड़ को आप स्ट्रेच किए थे, रबड़ को, तो वो स्ट्रेच होके अपने आप आ गया, ठीक। लोहे को स्ट्रेच, यदि लोहे को भंगुर करेंगे तो वो पिचक जाएगा, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक। उसी प्रकार यदि पानी में करेंगे तो पानी में हाथ डाले, उसका आकार बदला, दूर दूर हुआ, पर हटाए तो फिर से वह पास आ गया। अर्थात वो कणों के बीच में आपस में बहुत तेजी से आकर्षण बल होता है, उनके बीच में आकर्षण बल होता है। इससे हमें यह पता चलता है। तो अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? हमें इसमें से पदार्थ क्या है वो देखना है। पदार्थ क्या होते हैं? जो जिनका एक द्रव्यमान हो, मतलब मास हो, और उनका एक आयतन हो, वॉल्यूम हो, वो हमारे पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए किसमें मास और वॉल्यूम होता है, को मतलब कुछ स्थान घेरे, वो हमारे पदार्थ होते हैं। कुर्सी, कुर्सी एक पदार्थ है, उसका मास है, वॉल्यूम है, बिल्कुल है, तो कुर्सी हमारा क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। वायु, वायु भी अपना स्थान घेरती है ना, सिलेंडर में भर दिए है, तो जो आपका सीएनजी गैस आता है जिसमें आप खाना बनाते हैं, वो अपना मास होता है ना, 15 किलो का सिलेंडर आता है, 4-5 किलो का सिलेंडर आता है, तो उसका भी एक मास है, ठीक। तो वायु भी हमारा एक पदार्थ है। स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, लव। जैसे आप किसी से स्नेह कर रहे हैं, आपके पापा आपसे स्नेह करते हैं, मम्मी, तो वो एक विचार है, वो कोई स्थान घेरता है? नहीं घेरता है, ठीक। तो वो हमारा स्नेह, ये स्नेह पदार्थ नहीं है। गंध, गंध, गंध एक पदार्थ है, ये आप सोचिए। घृणा, घृणा आप किसी से नफरत कर रहे हैं, वो कोई उसका वॉल्यूम है? नहीं है। उसका मास है? कोई जगह घेरता है? नहीं घेरता, तो ये भी हमारा नहीं है। इसे आप पता कीजिएगा, आपको होमवर्क है, ठीक। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप गंध को देखिएगा, गंध, क्योंकि उसमें आपके पास तक आई थी, वो ध्यान रखिएगा। बादाम, बादाम जो आप खाते हैं वो भी पदार्थ है, क्योंकि वो भी जगह घेरता है। विचार, जो आप थिंक, जो सोच रहे हैं, वो कोई जगह घेरता है? नहीं घेरता, तो ये पदार्थ नहीं है। शीत, जो सुबह सुबह आपकी घास में दिखेगा शीत,
तो वो भी कुछ जगह घेरता है ना, बिल्कुल घेरता है। नींबू पानी, बिल्कुल। इत्र, बिल्कुल। इत्र की जो सुगंध है वो पूरी जगह फैल गई ना, मतलब वो उसका कुछ मास है। उसी प्रकार ये गंध, गंध या इत्र दोनों सेम है। चलिए हम दोनों बता ही दिए आपको। अब होमवर्क क्या रह गया। अब क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, निम्नलिखित पेक्षणों के कारण बताएं कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडा खाना की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि जब हम हीट देते हैं तो उनके जो पार्टिकल होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका जो मोशन होता है तेज हो जाता है और वो दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं, दूर तक चले जाते हैं। तो वही गर्म पानी में, एक गर्म खाना है, वो हीट में है तो गर्मी है, तो वो ज़्यादा दूर तक अपना ज़्यादा दूर तक मोशन कर पाता है। ये गर्मी के कारण होता है, हीट के कारण होता है। ठीक। और ठंडा होता है तो उनका जो मोशन होता है कणों का वो कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, यह पदार्थ का कौन सा गुण है? यह पदार्थ का कौन सा गुण है? ये अभी पिछले वाला जो पढ़े थे वो गुण है कि पानी के कणों के बीच में आकर्षण होता है। ठीक। और उनके जो कण हैं दूर दूर होते हैं, ज़्यादा आकर्षण होता है, लेकिन इतना आकर्षण नहीं होता है कि उसे हम काट ना सकें। तो उनके बीच में आकर्षण होता है, उनके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताना है। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होंगी? यही जो सारे क्वेश्चन में हमने निकाला वही तो विशेषताएं हो गई। जैसे पहला विशेषता क्या होता है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हीट के साथ जैसे ही हीट बढ़ेगी उनका जो पार्टिकल का जो मोशन है वो भी बढ़ता जाएगा। तीसरा क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण होता है, हर कणों के बीच में, पदार्थ के हर कणों के बीच में आकर्षण होता है, एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक। तो यही सारी चीजें पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसके आगे कौन सा 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।